नमस्कार, खबर कट्टू कट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुलगते शोले से टक्कर लेते हुए एक शख्स की तस्वीर। किस तरीके से आग की लपटें उठती रही, लेकिन एक शख्स बहादुरी से, शांति से अपनी जान बचाने के लिए महफूज रहने की कोशिश करता रहा। एक तरफ धधकती आग की लपटें और दूसरी तरफ दीवार पर शांति से लेटा एक नौजवान। आग की लपट सिर्फ 2 फुट दूर है, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर शिकन नहीं है। वो हौसलों के साथ इस अग्निकांड से दो हाथ कर रहा है। तस्वीरें रोम की हैं, जहां एक इमारत में आग लग गई थी। आग से बचने के लिए इमारत में फंसा नौजवान खिड़की से बाहर दीवार पर आ लेटा। तपिश इतनी थी कि नौजवान ने अपनी शर्ट भी उतार दी, लेकिन इन मुश्किल घड़ियों में भी इसने होश नहीं खोए। शांति के साथ कभी आग की लपटों को देखता तो कभी मदद की उम्मीद करता। आखिरकार दमकल कर्मी पहुंचे और इसे रेस्क्यू किया। लोकसभा चुनाव 2019 जीतने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का आभार व्यक्त करने के लिए काशी पहुंचे, तो यहां प्रधानमंत्री का स्वागत भी गाजे बाजे के साथ यहां के लोगों ने किया। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे। पीएम सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद पूजा अर्चना और फिर बाबा विश्वनाथ की आरती उतारी। पीएम ने काशी में एक जनसभा को संबोधित किया और काशी के लोगों का आभार जताया। मैंने कहा था यहां पर शायद नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा, लेकिन ये चुनाव हर घर का नरेंद्र मोदी लड़ेगा, हर गली का नरेंद्र मोदी। काशी की जनता ने जैसे पीएम मोदी को दिल खोलकर वोट दिए, वैसे ही दिल खोलकर उनका स्वागत भी किया। काशी की सड़कों पर गुब्बारे लगाए गए थे। जगह जगह पीएम के स्वागत की तैयारी थी। कलाकारों ने लोक नृत्य और लोकगीत गाकर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया और ढोल मंजीरों की थाप से पूरा वातावरण गूंज उठा। पारंपरिक परिधान में डांडिया खेलकर छोटी बच्चियों और लड़कियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं तबले की थाप और शहनाई की धुन से काशी गूंज उठी। मोदी ने जहां काशी की जनता का आभार जताया, तो वहीं जनता ने भी दिखा दिया कि मोदी उनके दिल में बसते हैं। चुनाव के आखिरी चरण के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ की तस्वीर पूरे दिन सुर्खियों में रही थी और आज काशी में प्रधानमंत्री ने बता ही दिया कि आखिर केदारनाथ में वो क्या मांगने गए थे। पीएम मोदी का ये वीडियो आपके जहन में जिंदा होगा। केदारधाम में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले महादेव के दर्शन किए थे और फिर गुफा में ध्यान लगाया था। मोदी केदारनाथ क्यों गए थे? केदार घाटी में मोदी ने ध्यान क्यों लगाया था? यह सवाल मानो पूरे देश के अंदर घूम रहा था और जवाब मिला महादेव के एक और धाम यानी काशी में। शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था। जब नतीजा आए तब भी निश्चित था, मतदान हो रहा था तब भी निश्चिंत था, और इसलिए बड़े मौज के साथ केदारनाथ में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था। मोदी ने बता दिया कि ये भोले की काशी की जनता का आशीर्वाद था, जिसके चलते मोदी महादेव के केदारधाम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे तो उन्होंने यहां की जनता को भी संबोधित किया और उन्होंने बताया कि वो और उनकी पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में विश्वास रखते हैं। हम एक सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं। 2022 भारत की आजादी के 75 साल। अधिकार की चर्चाएं हमने बहुत कर ली हैं। ये 5 साल कर्तव्य के बल पर हम चल सकते हैं क्या? और इस देश का नागरिक अगर अपने कर्तव्यों का पालन करे तो फिर किसी के अधिकारों का हनन होने वाला नहीं है। भारत माता की जय बोले और फिर बनारसी पान खा करके, ये कौन से भारत माता की जय भाई? उसी मां को गंदा करें जिस मां का जयकारा करने के लिए हम संकट झेलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देश मेरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। 30 तारीख को जब वो शपथ लेंगे तो बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खास मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 2014 में सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे प्रधानमंत्री
के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए पहले दौरे पर मालदीव जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी जानकारी मिली है। तो चुनाव खत्म हो गए हैं और रिजल्ट यानी कि नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत मोल ली है, उनकी हत्याएं हुई हैं। उनको सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में मंच से ऐसा क्यों कहा, अब आपको ये दिखाते हैं। 24 साल के चंदन शाव को इसी चौराहे पर मौत के घाट उतार दिया गया, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। यह घटना पश्चिम बंगाल के 24 परगना के काकीनाडा की है, जहां कुछ अज्ञात हमलावरों ने चंदन को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इलाके में तनाव के हालात देखते हुए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हालांकि अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 24 मई को टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ता को पश्चिम बंगाल के नादिया में मौत के घाट उतार दिया गया था। हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल से बाहर भी निकल चुका है। रविवार सुबह अमेठी में एक बीजेपी कार्यकर्ता और स्मृति ईरानी के बेहद करीबी रहे सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या आतंकी एक बार फिर से हमारे जवानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे? दरअसल पुंछ में हाईवे पर आईईडी मिलने के बाद यह सवाल उठा है। हालांकि वक्त रहते सेना के जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। इस बारूदी धमाके के धुएं में एक और आतंकी साजिश नाकाम हो गई। तस्वीरें पुंछ के नेशनल हाईवे की है, जहां सड़क किनारे एक आईईडी मिला। आईईडी मिलते ही सेना और पुलिस मौके पर पहुंची, फिर कंट्रोल धमाके के साथ आईईडी को नष्ट किया गया। कल रजौरी में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया था, और आज आईईडी बरामद होना ये इशारा करता है कि गर्मियां शुरू होते ही पाकिस्तान न सिर्फ घुसपैठ बढ़ाएगा, बल्कि आतंकी हमलों को और तेज करने की कोशिश भी करेगा। आतंकी मूसा की मौत के बाद लगातार घाटी में तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज और दुकान लगातार बंद है, और उसके बाद अब हालात किस तरह से खराब करने की कोशिश हो रही है, अब देखिए। फासला 3 साल का है, लेकिन तस्वीरों की तासीर एक जैसी ही है। पहली तस्वीर हिजबुल आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के बाद की है, जब घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाकर हालात अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। दूसरी तस्वीर श्रीनगर और नजदीकी इलाकों की है, जहां मूसा की मौत के बाद दोबारा हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मूसा का एनकाउंटर 23 तारीख को किया गया था, और तब से लेकर अब तक लगातार कॉलेज और दुकानें बंद रखी जा रही हैं। दुकानदारों को डराया धमकाया जा रहा है, ताकि विरोध के नाम पर घाटी में हालात काबू किए जा सके। आतंकियों के जनाजों से लेकर यूं आगजनी और तोड़फोड़ तक तरीका पुराना है, और मकसद एक, मौत को भी प्रोपेगेंडा के लिए भुनाना। लेकिन ना तो बुरहान की मौत घाटी में शोले पैदा कर पाई, और ना ही मूसा की मौत घाटी का कुछ बिगाड़ पाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। जनसंख्या को काबू में करने के लिए उन्होंने जो तरीका सुझाया है, वो असदुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरा है। योग गुरु बाबा रामदेव देश की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जता रहे थे, और इसी बीच उन्होंने आबादी पर रोक लगाने के लिए एक आइडिया दिया। भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। और यह तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा, उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए। तो फिर लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं। देश हम सबका है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बाबा रामदेव पर हमला बोला। क्या हमारे पास ऐसा कानून नहीं है जो इन लोगों को ऐसी बातें करने से रोकता है? हम रामदेव के आइडिया पर गौर ही क्यों करते हैं? बता दें कि भारत की आबादी फिलहाल 133 करोड़ है, और यह आबादी हर साल 1% बढ़ रही है। इस हिसाब से 2050 तक हमारी आबादी 160 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, जिसके बाद इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। मंदिर का राग छेड़ दिया। उदयपुर में एक आयोजन के दौरान बोलते हुए भागवत बड़े ही नपे तुले अंदाज में राम मंदिर बनाने की बात कर गए। वास्तव में हम लोग जागरूक हैं और काम करना है। राम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रास्ते आत्मा राम, तो अपना ही काम है, और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है।
वैसे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है और एक तबका मोहन भागवत के इस बयान का विरोध कर रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत का असर विपक्षी पार्टियों पर साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के एक मंत्री दुख जता रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। उधर आरजेडी में तेजस्वी को लेकर विवाद छिड़ गया है। चुनाव के दौरान लालू परिवार के अंदर खाई नजर आई थी, तो नतीजों के बाद तेजस्वी के खिलाफ आवाज उठ रही है। आरजेडी विधायक महेश्वर यादव ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे। तो यहाँ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था महागठबंधन का और राष्ट्रीय जनता दल का, सबका सफाया हो गया, इसलिए उनको अपने पद से पहले त्याग पत्र दे देना चाहिए। वहीं राजस्थान कांग्रेस के अंदर भी उथल पुथल जारी है। गृह मंत्री लालचंद कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सहकारिता मंत्री उदय लाल हार से आहत है, लेकिन मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। हार बड़ी है तो गाज भी बड़ी ही गिरेगी। किस पर, कब और कैसे, ये वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की और हार पर चिंतन। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस इसे लेकर समीक्षा में जुटी है। आखिर हार की वजह क्या थी, इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष चिंतन और मंथन कर रहे हैं। 25 मई को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद सोमवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। राहुल के साथ बैठक में 2 करीबी नेता केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी ने राहुल को नई टीम बनाने की सलाह दी है। वरिष्ठ नेताओं ने 1983 की तर्ज पर सीडब्ल्यूसी के लिए अलग अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया है। 1983 में दक्षिण में कांग्रेस की करारी हार के बाद कमलपति त्रिपाठी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही पार्टी को प्रपोजल देने और एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया गया है। उधर राहुल की मेज पर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कांग्रेस के सभी राज्य प्रभारियों ने इस्तीफा दिया है। कई राज्यों के अध्यक्ष और महासचिव भी इस्तीफा दे चुके हैं। एक ज्वालामुखी फिर से कहर का सबब बन गया है। दरअसल माउंट ग्वांगू के जरिए एक बार फिर से आग इंडोनेशिया में यह पर्वत उगल रहा है, जिसके बाद लोग सहमे हुए हैं। माउंट अगुंग की इन तस्वीरों ने एक बार फिर लोगों के अंदर दहशत फैला दी है। पिछले 48 घंटों में माउंट अगुंग लगातार लावा उगल रहा है और बहते लावा ने एक बार फिर इमरजेंसी सर्विस को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक माउंट अगुंग से लावा के साथ राख भी निकल रही है और राख तकरीबन 3 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। माउंट अगुंग वही ज्वालामुखी है जो साल 1963 में हजारों लोगों की मौत की वजह बना था और जब जब माउंट अगुंग लावा उगल रहा है तब तब लोगों के अंदर 1963 की यादों का डर जिंदा हो रहा है। स्कूल फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार एक प्राइवेट स्कूल ने जो किया है वो बेहद ही शर्मनाक है। बच्चे के हाथ को गौर से देखिए। इसके हाथ पर ठप्पा मारा हुआ है जिस पर लिखा है कृपया स्कूल फीस जमा करें। ये किसी बच्चे की शरारत नहीं बल्कि लुधियाना के निजी स्कूल की शर्मनाक करतूत है। दरअसल एक बच्चे के माँ बाप 2 महीने से स्कूल फीस जमा करने में असमर्थ थे, जिसके बाद टीचर ने गुस्से में आकर बच्चे के हाथ पर स्टैंप लगा दिया। जब स्कूल गया मैम ने कहा हाथ करो, मैंने हाथ किया, मैम ने हाथ में स्टैंप लगा दी। मैंने कहा ये पेंस को दिखानी चाहिए, नहीं तो वो कल आपके मुंह पर लगाई जाएगी। स्कूल की इस करतूत के सामने आने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्कूल प्रशासन इस मामले में बैकफुट पर आ गया है। मैंने इसके पेरेंट्स को कितनी बार फ़ोन किया कि आप आओ, आके मेरे को मिल के जाओ, आपको क्या प्रॉब्लम है। चलो इतने सालों से बैलेंस प्रॉब्लम चलती आ रही है, मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। एक मासूम के साथ ऐसा व्यवहार स्कूल के लिए वाकई शर्मनाक है और अब अधिकारी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कहां पेट्रोल के टैंकर में लगी आग और शोलों की वजह से एक बाजार जलकर खाक हो गया। आग की ये तस्वीरें मुंबई की है। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह एक पेट्रोल टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद ट्रैफिक रुक गया। कुछ ही वक्त में आग ने टैंकर को चपेट में ले लिया और टैंकर से काले धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। केरल के एर्नाकुलम में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ बाजार की कुछ दुकानों में भीषण आग ने तबाही मचा दी। इस हादसे में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाजार में दुकानों में लगी आग की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एमपी के देवास औद्योगिक क्षेत्र में एक स्क्रैप गोडाउन में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग पास ही मौजूद फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में लेती इससे पहले आग पर काबू पा लिया गया। दमकल की 4 से 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आइए अब आपको मिलवाते हैं आज के हीरो से, जो हैं तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय। डांस में हिट, एक्शन में हिट, एक्टिंग में हिट और इंसानियत में भी हिट। तमिल सुपरस्टार विजय के लिए यह शब्द गलत नहीं है। कर्मचारी दिवस के मौके पर विजय ने जो किया वो लोगों के दिल को छू गया।
विजय ने सैकड़ों ऑटो ड्राइवर्स को खाना खिलाया और तोहफे देकर उनकी मेहनत को सलाम किया। हर साल विजय मेहनत कशों को खाना खिलाते हैं, लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव के चलते विजय थोड़ा लेट हो गए। सोशल मीडिया पर विजय के फैंस अपने थलपति की इस भावना को सलाम कर रहे हैं। इस तरह मेहनत कशों का सम्मान कर फिल्मी पर्दे का यह हीरो लोगों के दिलों का भी हीरो बन गया। अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की वो खबरें जो दिन भर वायरल होती रही, वायरल कट टू कट में। पाकिस्तान की एक न्यूज एंकर की अज्ञानता का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया था। वे भारतीय जनता पार्टी परिवार का प्रत्येक साथी कोटि कोटि अभिनंदन का अधिकारी है। लेकिन जनाब के सिर पर भारतीय फौज का डर इतना सवार है कि इन्हें यहाँ विंग कमांडर अभिनंदन नजर आ गए। जीतने के बाद भी अभिनंदन को नहीं भूले हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पायलट को हीरो के तौर पर खराज तहसीन पेश किया। मोदी इंतखाबी मुहिम में अभिनंदन को हीरो के तौर पर पेश करते रहे। इस गलती के बाद बेरहमी से एंकर साहब को ट्रोल किया गया और शायद इन्हें भी गलती समझ आ गई होगी। आज का दूसरा वायरल वीडियो भी पाकिस्तान से ही है। जहाँ एक साहब इतने जुगाड़ू निकले कि मोटरसाइकिल पर गाय के बछड़े को लेकर निकल पड़े। मोटरसाइकिल पे गाय का बछड़ा जो कि बहुत सुनकर और देखकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन वीडियो पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। देखिए कितने आराम से गाय के बछड़े को ले जा रहे हैं और चालान भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 व्हीलर पर 2 ही सवार हैं। आज दिन भर एक वीडियो वायरल होता रहा। ये वीडियो था एरिजोना की कॉक्स का। कॉक्स के बचपन से दोनों हाथ नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पांव से ही स्टिक चलाकर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। ऐसा करने वाली कॉक्स दुनिया की पहली पायलट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दिन भर सुर्खियों में बने रहे। क्यों? आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पहलवान, तस्वीरें ऐतिहासिक बनना तो लाजमी था। जापान दौरे पर पहली बार ट्रंप हल्के फुल्के मूड में नजर आए और वजह थी शिंजो आबे के साथ लाइव सुमो मैच देखने का मौका। ट्रंप के सामने आते ही अखाड़े में डटे सुमो भी जोश में आ गए और एक से बढ़कर एक दांव लगाने लगे। सुमो भी मानो ट्रंप को अपना दमखम दिखाना चाहते थे। मैच खत्म हुआ तो विजेता को जीत का सर्टिफिकेट भी ट्रंप के हाथों ही मिला। राष्ट्रपति ट्रंप जापान के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि इस दौरे पर उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ लामबंदी तैयार करना ट्रंप का मकसद है।